ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। कल हम लोगों ने एक लेक्चर एक कल हो चुका है, हालांकि बहुत शॉर्ट में लिया था अपन ने, ज़्यादा देर क्लास नहीं लगी थी। सो लेट्स रिवाइज कि कल हमने क्या देखा। हमारा क्वेश्चन है, मतलब सबसे पहले हमें स्टार्टिंग, क्योंकि हम जावा लैंग्वेज सीख रहे हैं यहाँ पे, सो वी जस्ट नीड टू नो व्हाट जावा इज़। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था मेरा। सो व्हाट जावा इज़, जब हमने इस बारे में बात करी तो कुछ बच्चों ने बोला मुझे कि जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ बच्चों ने उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करी एंड द डेफिनेशन केम कि द जावा इज़ एन हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग जब तक समझ में नहीं आता है तब तक इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। ओके मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाई लेवल। यू ऑल्सो नीड टू नो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देन यू शुड नो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने कल कहानी शुरू करी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही। उसमें भी वी स्टार्टेड विथ कि व्हाट पर्टिकुलरली अ लैंग्वेज इज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले हमने लैंग्वेज समझा। सो व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? सो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो लोग आज नया ज्वाइन करा है उन लोगों को एक क्विक रिकेप मिल जाए, इसलिए मैं शॉर्ट में बता के कंप्लीट करूंगा वो चीज़। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को किसी और को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो रही है, और इस कम्युनिकेशन वाली प्रोसेस में देयर आर टू पार्टीज। देयर इज़ अ सेंडर एंड देयर इज़ अ रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, और एक मैसेज है। वो मैसेज सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, और रिसीवर उस मैसेज को उसी तरीके से समझ पा रहा है जिस तरीके से, जिस इंटेंशन के साथ में सेंडर ने उस मैसेज को भेजा। ओके अगर ये चीज़ बराबर हुई देन ओनली वी विल से कि कम्युनिकेशन वाली प्रोसेस इज कंप्लीट। ठीक है, सो नाउ वी नो व्हाट लैंग्वेज इज। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन के अंदर दो पार्टीज होती हैं, मैसेज एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने के बाद मैसेज प्रॉपर तरीके से सामने वाले को समझ में आना चाहिए। मान लो मुझे इंग्लिश आती है और सामने वाले को तमिल आती है, और मैंने इंग्लिश में कुछ बोला और उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, देन द प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, सो लैंग्वेज का मीनिंग क्लियर हुआ, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्लियर हुआ। लैंग्वेज जो होती है, एवरी लैंग्वेज हैज़ सम सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, एनी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ कैरेक्टर्स। दिस सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज कैरेक्टर सेट। सो आप लोग कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट मतलब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो जो कैरेक्टर्स सपोर्टेड हैं। ठीक है, जैसे हिंदी के अंदर अगर अपन बात करें तो हिंदी की वर्णमाला है पूरी, है ना, उसमें अ आ ई क ख ग, ये जो भी हैं, ये सब चीज़ों को आप, ये सब लेटर्स हैं एक तरह से अपन बोल सकते हैं हिंदी के, ये सब हिंदी के कैरेक्टर्स हैं। इनसे मिलके हिंदी की स्क्रिप्ट बनी है पूरी, जिसका यूज़ करके आप हिंदी लैंग्वेज में कुछ लिख पाओगे। इंग्लिश का भी कैरेक्टर सेट है। जैसे इंग्लिश के कैरेक्टर सेट के अंदर हमारे पास में है अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल केस अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल केस अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, नंबर्स, मतलब 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, और इन सब कैरेक्टर्स को लिखने का ये एक तरह से सिंबल्स हैं। ठीक है, इंग्लिश के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, दीज ऑल आर सिंबल्स। ये एक निशान है, आप जो बना रहे हो कॉपी के ऊपर भी आप जब बनाते हो, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ सिंबल्स। सो आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप उन सिंबल्स का यूज़ करके इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कुछ चीज़ लिखोगे। ठीक है, सो यहाँ तक हमको एक कहानी समझ में आई कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहली चीज़ किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C++ हो, चाहे इंग्लिश या हिंदी क्यों ना हो, कोई सी भी लैंग्वेज आपको अगर सीखनी है तो पहले आपको उसके कैरेक्टर्स सीखने पड़ते हैं। वो कैरेक्टर्स को लिखना जब सीखते हो, बनाना सीखते हो, फॉर्म करना सीखते हो उन सिंबल्स को, देन आप उन कैरेक्टर्स को मिला के कुछ वर्ड्स बनाते हो। ऐसे हम हमारी जावा लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीखेंगे तो उसमें इन कैरेक्टर्स से मिला के हम टोकन्स बनाना सीखेंगे। वर्ड्स की जगह यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिकली टोकन। ठीक है, सो हम टोकन्स, अभी चैप्टर है पूरा, अपने को चैप्टर है टोकन्स बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी माने कि दीज आर इक्विवेलेंट टू लर्निंग वर्ड्स। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखते हैं, वैसे ही यहाँ पे इस तरह से अगर अपन बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर टोकन सीखते हैं कैरेक्टर्स के बाद। आपने कैरेक्टर सीख लिए, टोकन सीख लिए, देन यू विल फॉर्म, उन टोकन से मिला के आप स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखोगे। ओके, अब अगर आपको स्टेटमेंट्स फॉर्म करना आ गए,
इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जावा के अंदर स्पेसिफिकली हम स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। जो भी स्टेटमेंट्स बनाते हो उनके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आप इंग्लिश में वर्ड्स का यूज़ करके कोई सेंटेंस फॉर्म करना है तो आप ग्रामर के रूल्स फॉलो करते हो, ठीक है। जैसे ही गोइंग स्कूल ऐसे नहीं कहा जाएगा, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। you use some particular grammatical rules for forming a sentence. In the same way you will follow some rules to form जावा लैंग्वेज का स्टेटमेंट, ओके। वो भी हमें यहाँ पे सीखना है। उन्हें सिंटैक्स कहा जाएगा, या सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, दीज थिंग्स विल बी यूज्ड टू फॉर्म अ स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट टाइम कुछ वर्ड सुनने को मिलेंगे मुझसे, जैसे सिंटैक्स वर्ड सुनने को मिला, ठीक है, सिमेंटिक्स वर्ड सुनने को मिला, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं भी समझ में आता है या नहीं भी ध्यान रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीज़ें बार बार सुनने को मिलेंगी, अपने आप याद होंगी। अब सिंटैक्स और सिमेंटिक्स जो हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया कि दीज आर बेसिकली रूल्स, ये प्रोग्रामिंग के रूल्स होंगे। जैसे ग्रामर अपनी इंग्लिश के रूल्स होते हैं, व्याकरण अपनी हिंदी के रूल्स होते हैं सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, ऐसे स्टेटमेंट्स फॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के अंदर सिंटैक्स और सिमेंटिक्स होंगे। फिर इन सेंटेंसेस या स्टेटमेंट से मिला के हम पूरा कोड लिखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस को यूज़ करके, ग्रुप करके वी फॉर्म अ पैराग्राफ और वी राइट एन एसे, ठीक है। सो इस सीक्वेंस में लर्निंग होने वाली है, इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। हम इसी सीक्वेंस में हमारे चैप्टर्स हैं और इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना रहेगा, एक एक करके चैप्टर्स हमारे ऐसे ही चलेंगे। सो पहले तो हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं अभी, ये चैप्टर टोटली डेडिकेटेड है टू नो व्हाट जावा इज़। जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिर्फ इस स्टेटमेंट का डिसेक्शन करने वाले हम लोग, पूरा इसको ढंग से समझने वाले हैं। और बिलीव मी, अगर आपको ये चीज़ ढंग से समझ में आई तो आपको एक्चुअल में ये चैप्टर पूरा जनरल नॉलेज का है, ये चैप्टर पूरा आपको हेल्प करेगा कंप्यूटर को भी समझने में कि व्हाट कंप्यूटर इज़ बेसिकली। सेकेंडली, हमें फिजिक्स के कुछ टॉपिक इसके अंदर आएंगे जो टॉपिक 10th क्लास के सिलेबस का पार्ट हैं। तो अगर आपको लगे कि सर पता नहीं इसमें क्या पढ़ा रहे हैं और कितना डिटेल्स में जा रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, हैव फेथ, हैव पेशेंस, बस सीखने के ऊपर फोकस करो। देखो हमारा पर्पस यहाँ पे सिलेबस को ख़त्म करना नहीं है। सब लोग एक चीज़ ध्यान रखें, सिलेबस ख़त्म करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मज़ा आना है, अगर इफ़ यू वांट टू एन्जॉय, तो आपको सिलेबस ख़त्म करने पे फोकस नहीं करना होगा, आपको सीखने पे, समझने पे चीज़ों को फोकस करना होगा। जितना भी एक आज अपना एक दिन का लेक्चर है, अगर इट इज़ ऑफ 1 आवर, तो इस पूरे 1 आवर में हम चीज़ों को सीखने पे फोकस करेंगे, ओके। तभी मज़ा ले पाएंगे अपन प्रॉपर तरीके से। और अगर सिलेबस ख़त्म करने के ऊपर फोकस कर दिया तो मज़ा पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो आई बिलीव कल भी जो लोगों ने मेरे साथ क्लास अटेंड करी है, आई होप कि दे हैव एन्जॉयड यस्टरडेज लेक्चर। ये इस तरह का लेक्चर नहीं है जो आपके स्कूल्स में चलता है और बोरिंग सा होता है। मैं उस तरह की क्लासेस लेना पसंद नहीं करता, और मुझे भी मज़ा तभी आता है जब बच्चों को चीज़ें समझ में आए। सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आती है, सो प्लीज़ आस्क मी, मुझसे उसी टाइम आप लोग पूछें, ठीक है। चलो ओके ओके। सो यहाँ तक तो अपन लोगों ने देख लिया कि लैंग्वेज क्या होती है और कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या चीज़ है। लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट होता है और सेमेंटिक्स या रूल्स फॉलो करके इन कैरेक्टर्स से आप वर्ड्स बनाते हो और वर्ड्स से आप सेंटेंसेस बनाते हो कुछ रूल्स फॉलो करके। इन द सेम वे अब अपन आगे बढ़ते हैं, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इससे अपने को समझ में आया कि जैसे लैंग्वेज का कुछ ना कुछ सब पार्ट होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई पर्टिकुलर टाइप। लैंग्वेज के अंदर बहुत तरह तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेजेस भी आ गई, एनिमल्स की लैंग्वेजेस भी आ गई, ठीक है। दो डॉग्स आपस में बात कर रहे हैं तो वो भी एक लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो इन द सेम वे जब एक सेंडर ह्यूमन बींग है और एक रिसीवर कंप्यूटर है, इस केस में आप जो लैंग्वेज यूज़ में लोगे, दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज विल बी नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अब हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, ठीक है। सो हियर कम्स द डेफिनेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ के छोड़ा था। अब इस डेफिनेशन में भी अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हमें ढंग से समझना है तो इसमें कम्युनिकेशन का मीनिंग हमें क्लियर है, लैंग्वेज का मीनिंग हमें क्लियर है, यूज़र का मीनिंग हमें पता है। अभी हमें प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझना है और कंप्यूटर का मीनिंग समझना है, ये हमको डिटेल में अभी नहीं पता।
और एक बार अगर ये पता चल गया तो आपको प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? सबसे पहले तो अपन ने कंप्यूटर को उठाया था। अब डेफिनेशन मीन्स कि जिसके थ्रू आप उस चीज़ को क्लियरली समझ सको, कोई बच्चा भी उस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद समझ सके कि अच्छा इस चीज़ को कंप्यूटर कहेंगे, कि टीवी कंप्यूटर है, फ्रिज कंप्यूटर है, गीज़र कंप्यूटर है, मोबाइल कंप्यूटर है, कौन सी चीज़ को हम कंप्यूटर कहें, ये चीज़ को समझने के लिए हमको कंप्यूटर की डेफिनेशन समझनी होगी। डेफिनेशन का मतलब ही होता है टू डिफाइन समथिंग प्रॉपर वर्ड्स में, प्रॉपर टर्म्स में। सो कंप्यूटर की डेफिनेशन कल मैंने सिर्फ एक बार यहाँ से आपको पढ़ने की बोला था, अपन लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था, बट इसका मीनिंग अभी भी हमको क्लियर नहीं था। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कंप्यूटर इज। सो डेफिनेशन के हिसाब से 5 पॉइंट्स हैं, हियर आर 5 पॉइंट्स आर देयर, और इन 5 पॉइंट्स को जो भी डिवाइस, जो भी चीज़ इन 5 चीज़ों को सेटिस्फाई करेगी, दैट विल बी नोन एज अ कंप्यूटर। ठीक है, सो लेट्स सी, 5 चीज़ों को सेटिस्फाई करना चाहिए प्रॉपर, है ना, समझो। सबसे पहली चीज़ कि वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए। अगर वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसको अपन कंप्यूटर बोल देंगे। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है ये हमें नहीं पता है। फिर वो चीज़ डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ में, चाहे कीबोर्ड या माउस के थ्रू ले, लेकिन उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए इंस्ट्रक्शंस और इनपुट लेने की। ठीक है, सो इनपुट ले लिया, उसके बाद उसमें वो प्रोसेसिंग करेगा किसी तरीके से। प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट आपको जनरेट करेगा आपके इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, और वो आउटपुट आपको किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू स्क्रीन के ऊपर दिखना चाहिए। आपने बचपन में बिल्कुल पढ़ा होगा कंप्यूटर के अंदर ये 3 चीज़ें होती है, स्पेशली इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चौथी चीज़ एक और होती है जिसे बोलते हैं मेमोरी यूनिट। मतलब कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। जिस भी डिवाइस में डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं दैट इज़ नोन एज मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं। तो 4 चीज़ें तो कंप्यूटर की आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ी होगी कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस और साथ में मेमोरी यूनिट होता है। 5वीं चीज़ में बस इतना बता रहा हूँ कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है, चलें, अब इस चीज़ का अपने को डिसेक्शन करना है, इसमें एक एक वर्ड समझना है, डेटा क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये सब चीज़ें जब हमको क्लियरली समझ में आएगी तभी हम समझेंगे कि हमें कंप्यूटर समझ में आया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फैन, ओके, बल्ब, ठीक है। चलो, एक लेवल पे तुम्हारी चीज़ में समझा। अब आप लोग वापस समझें। देखो, बेसिकली जो डिवाइसेस हैं उनको अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले डिवाइसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दूसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डायरेक्ट करंट पे वर्क करती हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डायरेक्ट करंट पे वर्क करती हैं और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऑल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करती हैं। ठीक है, 2 तरह की डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। अपन अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलने वाली, पर इलेक्ट्रिसिटी के भी 2 टाइप्स हो गए बेसिकली। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। आई बिलीव यू माइट हैव हर्ड, और अगर नहीं भी सुना है तो अभी आपको फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। कितने लोगों को पता है एसी डीसी के बारे में? एनीवन? सर अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। क्या होते हैं, कुछ पता है, कुछ बेसिक डिफरेंस कि ये क्या चीज़ें हैं एक्चुअली? ओके, चलो। सो एसी और डीसी ये 2 टाइप्स के करंट हैं। फिजिक्स वाले चैप्टर में बहुत ढंग से पढ़ेंगे, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं उतारता इस जगह, पर मान के चलो 2 टाइप के करंट्स होते हैं ये। अब बेसिकली हमारे घरों में जो करंट आता है, स्पेशली अपन इंडिया की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे घरों में जो करंट आ रहा है दैट करंट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, वो एसी है। ठीक है, और वो नियरली 220 वोल्ट्स के आसपास का करंट आना चाहिए, बट इट मे वेरी, मतलब कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। फ्लक्चुएशंस भी होते हैं कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी में हमारे घर में, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कंजम्पशन है, कितना लोड है करंट का, मतलब डिवाइसेस अभी कितनी चल रही हैं उसके बेसिस पे वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है। ये वोल्टेज क्या चीज़ होती है, यू माइट हैव डेफिनेटली हर्ड इन 9th क्लास। 9th क्लास में चैप्टर था आई बिलीव एक, जिसमें
एनीवन हु कैन रिकॉल मी? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है आपने 9th क्लास में? सर Yes, sir. omitted था. Yes, sir. It is amount of work done. सॉरी, Yes, sir. यस कनिष्क वापस. So, so it is the amount of work done in a positive charge. It is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to some. Yes, sir. है ना कुछ इस तरह की कुछ गंदी सी हाँ सर, ऐसा डेफिनेशन कुछ है. था. सर ऐसा कुछ था. और हाँ बिल्कुल सर, ऐसा कुछ था. बिल्कुल बिल्कुल बहुत गंदी सी डेफिनेशन है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अगर अपन समझें तो दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी दो टर्मिनल्स, दो पॉइंट्स पकड़ लो, कोई भी दो लोकेशन है ना, दो जगह हैं, उन दोनों जगहों के बीच का डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस यहाँ पे बेसिकली, ये जो दो जगह हैं ये समझ लो यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं, दो, देयर आर टू पर्सन्स. सो एक पर्सन के पास में कुछ पावर है, समझ लो कुछ ताकत है, और दूसरे पर्सन के पास भी ताकत है. अब इन दोनों की ताकत का डिफरेंस इस बेसिकली अपन समझ सकते हैं कि उन दोनों का, इसको आप एक तरह से भी मान सकते हो, इट इज़ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस. मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं उतर रहा हूँ, मैं इस बारे में वापस बात करूँगा जब मैं फिजिक्स का चैप्टर पढ़ूंगा, क्योंकि जब तक इस चीज़ का डिटेलिंग समझ में नहीं आएगा तब तक मज़ा ही नहीं आएगा. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस समझना बहुत क्रूशियल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सारा खेल अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे जाके समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कुछ रिलेशन है इस चीज़ का. शॉर्ट में भी सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जैसे एक बैटरी के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, एक उसका टॉप एंड और एक बॉटम एंड होता है. वो दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ज़्यादा हैं और किस तरफ कम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है मान लो 1 मिलियन के आसपास और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं. सो द पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल्स के बीच के चार्जेस का जो डिफरेंस है, इट विल बी टर्म्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि अभी मैंने शायद बहुत जल्दी में समझाया और बहुत गंदा समझा दिया हो शायद, लेकिन इस चीज़ को बहुत सुकून से समझने की ज़रूरत है और बहुत ढंग से, तभी मज़ा आता है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला. सो अभी फ़िलहाल अपन सिर्फ इतनी बात करें कि यहाँ पे जो करंट की बात चल रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट. सो करंट बोले तो फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो हो रहे होते हैं इसको हम करंट बोलते हैं बेसिकली. सो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो हो रहे हैं, अगर वो पर्टिकुलर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो इस टाइप के करंट को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं. और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स होते हैं, मतलब जैसे अभी हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, उस करंट की प्रॉपर्टी है इट रिवर्सेस 50 टाइम्स पर सेकंड. एक सेकंड में 50 बार रिवर्स मारता है. ठीक है, सो ये आ रहा है और जा रहा है. इस तरह की प्रॉपर्टी जिस करंट की होती है, दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट. इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग बोला कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है. दैट्स वाई द वर्ड ऑल्टरनेटिंग करंट. अब क्यों घरों के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, तो जरा ध्यान से अगर अपन इस चीज़ को समझें. सो हमारे घरों में आप कभी भी अगर कोई बंदा करंट से चिपकेगा, मतलब करंट लगेगा अगर किसी को, तो आपने हमेशा बस एक वर्ड सुना होगा, किसी को करंट का झटका लगा, शॉक लगा बस एक. ठीक है, झटका लग के छूट गया वो. क्यों छूट गया वो बंदा? वो इसलिए छूट गया बिकॉज यहाँ पे करंट आ रहा है और जा रहा है, रिवर्स मार रहा है बार बार वो चीज़. सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल गया उससे छूटने का. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली, अपन यहाँ पे बात करें, करंट जो हुआ घर में ऑल्टरनेटिंग करंट इसलिए दिया बिकॉज इट इज़ सेफर. अगर अभी यहीं डायरेक्ट करंट होता और अगर मैं उस करंट से चिपकूं तो मैं शायद उससे चिपका रह जाऊंगा. और डायरेक्ट करंट यूजुअली आप जिन भी चीज़ों में देखोगे, वो डायरेक्ट करंट बहुत कम क्वांटिटी का होता है, मतलब उसका वोल्टेज बहुत कम होता है. 1.2 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 9 वोल्ट्स, 15 वोल्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लोगे तो 20 वोल्ट्स होता है. लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट घर में जो आता है वो 220 वोल्ट्स का होता है. ठीक है, सो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हमारे घर में जो करंट आ रहा है डायरेक्ट, दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट. और डायरेक्ट करंट जो है उसके सोर्सेज क्या हैं? सो डायरेक्ट करंट के सोर्सेज हैं हमारे पास में, अपने यहाँ जो सेल्स होते हैं, बैटरीज जो आपके यहाँ हैं, वो सारी बैटरीज में डायरेक्ट करंट मिलता है. इसके अपार्ट फ्रॉम आपके जो पेंसिल सेल्स, जो AA, AAA बैटरीज होती हैं, वो सब भी डायरेक्ट करंट देती हैं. इसके अलावा गाड़ियों में जो बैटरी लगी रहती है आपके व्हीकल्स के अंदर, दे आर ऑल्सो डायरेक्ट करंट. अपार्ट फ्रॉम इट, हमने अभी बात करी कि जो भी डिवाइस डायरेक्ट करंट पे चलती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और जो भी डिवाइस ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलेगी दैट इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस. तो जैसे फ़ैन हो गया, AC हो गया, गीज़र हो गया, फ्रिज हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं ये डायरेक्ट हम सॉकेट के अंदर कनेक्ट करते हैं इनको, और ये डायरेक्टली ऑल्टरनेटिंग करंट ले रही होती हैं. दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. अब कंप्यूटर, सेलफोन, TV,
और भी आप अपने मन से लगा लेना, जो जो घर के अंदर डिवाइसेज हैं, जो जो डिवाइसेज या तो बैटरी या सेल से चल रही हैं या फिर बीच में कहीं ना कहीं किसी तरह का एडेप्टर यूज में आ रहा है, तो उन डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एडेप्टर है, उस एडेप्टर का काम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। अगर आज तक आपने ध्यान नहीं दिया तो अब देना शुरू करो, हमें फिजिक्स के अंदर इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा, ये सारी बातें हम तब भी करेंगे। हर एडेप्टर के ऊपर पीछे कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जैसे आपके सेलफोन का, मोबाइल का जो चार्जर है, उस चार्जर के ऊपर देखना पीछे कुछ लिखा हुआ मिलेगा उस चार्जर पे कि इट एक्सेप्ट्स, इनपुट में उस चार्जर को ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए एसी, और उसमें रेंज लिखी होगी कि कितने वोल्ट से कितने वोल्ट तक के लिए वो सपोर्ट करेगा। कुछ 100 वोल्ट से 250 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है यूजुअली। और आउटपुट में वो अपने को देता है, आउटपुट में इट गिव्स अस डायरेक्ट करंट जो 5 वोल्ट्स हो सकता है, नियरली 5 वोल्ट्स, कोई 9 वोल्ट्स भी देता है, कोई 19 वोल्ट्स भी देता है। सबके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हैं, सबके चार्जर्स, इसलिए हर सेलफोन का, किसी भी सेलफोन का चार्जर किसी भी सेलफोन के लिए यूज़ में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ जो आपके सेलफोन के साथ में चार्जर आया है वही यूज़ में लेना चाहिए, नहीं तो आपकी बैटरी सेलफोन की जल्दी ख़राब होगी, बैटरी बर्स्ट होने के चांसेस भी होते हैं, आग लगने के चांसेस भी होते हैं उसमें। तो ध्यान रखें, चार्जर अपना प्रॉपर यूज़ में ले। लेकिन आज तक अगर आपने चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो अब दें कि हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ होता है। सो आई बिलीव आप लोगों को इतनी क्लैरिटी आ गई, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो भी चीज़ें या तो सेल या बैटरी के ऊपर चल रही हैं या फिर कहीं ना कहीं बीच में कोई अडेप्टर यूज़ में ले रही हैं, वो सब चीज़ें डायरेक्ट करंट पे चलती हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर हमारा, लैपटॉप के लिए आप चार्जर यूज़ में लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपना लैपटॉप। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपकी, जिस भी चीज़ में अडेप्टर लग रहा है बीच में, दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपके टॉयज़, बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले, और ये जो भी टॉयज़ हैं, इन सबको अगर आप देखोगे तो दे विल अगेन बी कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्योंकि वो बैटरीज के ऊपर चल रहे हैं, वो डायरेक्ट करंट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको इतनी चीज़ तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है। एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग? पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे कहते हैं। एनीवन? ठीक है, देखो, तुम लोग क्वेश्चंस पूछोगे ना तो बहुत अच्छे से सीख के जाओगे और कुछ ना कुछ पक्के से सीखने को मिलेगा यहाँ पे। सो हमें एक चीज़ समझ में आई कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकॉज इट वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट। बराबर, इतनी कहानी भी यहाँ तक ठीक हो गई। लेकिन अब अपने को नेक्स्ट जो एक चीज़ समझनी है, वो इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल क्वेश्चन ये है कि वाई कंप्यूटर वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट। हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, चुपचाप से ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करना चाहिए ना, क्यों डायरेक्ट करंट के ऊपर काम कर रही है ये चीज़? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यूजुअली अपने यहाँ पे आपने कुछ और इसमें छोटी छोटी बातें मुझे करनी रहेगी जो मैं करूँगा आप लोगों से। जैसे एग्जांपल, आपको बैटरी आपके घरों में आपने देखी होंगी, जब लाइट जाती है तो भी आपके घरों में लाइट्स चल पाती हैं, लाइट और पंखे, बिकॉज यू हैव समथिंग इन योर होम। क्या चीज़ है आपके घर में? वो इन्वर्टर। इन्वर्टर। बट इन्वर्टर के अंदर, इन्वर्टर के कारण हमें बिजली मिलती है, करंट मिलता है क्या? इन्वर्टर में करंट स्टोर्ड है? नो सर। फिर किस में स्टोर्ड है? उसके साथ में एक बैटरी अटैच्ड है, उस बैटरी के अंदर करंट है और वो करंट डायरेक्ट करंट के फॉर्म में है। जैसे मैंने आपको बताया, बैटरी सारी डायरेक्ट करंट स्टोर करके रखती है। अब इन्वर्टर से जब भी आप करंट निकालोगे तो इन्वर्टर, बीच में इन्वर्टर क्यों लगाना पड़ा? डायरेक्ट बैटरी से पंखे ट्यूबलाइट क्यों नहीं चला लेते हम लोग? क्योंकि जो हमारे यहाँ के फैंस या अप्लायंसेज हैं वो सब ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर चलने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि शुरू से इंडियन होम्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आती है। अब अगर एसी आपके घरों में आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आपके घरों में आ रहा है, तो आपके यहाँ की डिवाइसेस भी एसी पे चलने वाली बनी हुई हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अब आप अपने घरों की डिवाइसेस को बैटरी से चलाना चाहते हो, सो ऑब्वियसली चीज़ है, बैटरी डीसी पे चलने, बैटरी में से डीसी करंट निकलेगा। सो वी नीड सम डिवाइस इन बिटवीन, हमें बीच में कोई कन्वर्टर चाहिए जो उस डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करे। सो इन्वर्टर वर्ड यूज़ करा इसलिए बिकॉज इट इन्वर्ट्स, वो इन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके आपके घरों में जब पंखे और ट्यूबलाइट चलते हैं उसके कारण। सेकेंडली, इन्वर्टर का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, जैसे ही आपके घर में वापस पावर सप्लाई रिस्टोर होती है, मतलब बिजली की कंपनी से आपको करंट मिलने लगता है जब वापस, तो वो करंट को वापस बैटरी के अंदर स्टोर भी करना होता है, बैटरी को चार्ज भी करना होता है। सो बैटरी को चाहिए अब डायरेक्ट करंट,
पर अपने को बिजली कंपनी से, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी आई दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एसी. सो अगेन एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर. सो इन्वर्टर ये दोनों काम कर रहा है. ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई. अब हमें मेन चीज़, जो मेन मुद्दा है वो ये समझना है कि आखिर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डीसी पे चलने के लिए बनाई क्यों गई. वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी, सबसे इंपॉर्टेंटली. और बिलीव मी, अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर चलता कैसे है. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू नो, है थोड़ा डिटेलिंग है लेकिन ये चीज़ यहाँ पे मैंने नोट्स में नहीं लिख रखी है. ठीक है, मैं इतनी डिटेल यहाँ पे कई बार कवर नहीं करता. बट हाउ मेनी पीपल अमंग यू वुड लाइक टू नो कि वाई कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इज देयर एनीवन, कोई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर अब आप पूछ रहे हो तो हमें तो हाँ बोलना ही पड़ेगा, हम ना तो बोलने से रहे. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. बट बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डायरेक्ट करंट पे वर्क करता है. तो डायरेक्ट करंट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है. डायरेक्ट करंट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि डायरेक्ट करंट या तो आता है और या फिर नहीं आता है. वो ऑल्टरनेटिंग करंट के जैसा नहीं होता है. ठीक है, इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए हम आज के लेक्चर में नहीं समझते हैं, हम उस चीज़ को कल अच्छे से कवर करेंगे. आज की कहानी को मेरे को यहाँ पे ब्रेक करने दो. ठीक है, आज यहीं पे अपन फिनिश अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं इस चीज़ को. बट टुमारो सेम टाइम 4 o'clock हम सबसे पहला क्वेश्चन ये उठाएंगे और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा. और इसके थ्रू आपका फिजिक्स का कुछ टॉपिक कवर होंगे. फिजिक्स के अंदर आपके टॉपिक हैं, साइन वेव्स करके होती हैं उसमें. ठीक है, फिर कुछ वेव से रिलेटेड मतलब टॉपिक हैं और कुछ टर्म्स हैं जो वहाँ सुनने को मिलेंगी आपको, जो पर्टिकुलरली फिजिक्स के टॉपिक है. सो अपने सिलेबस का पार्ट है वैसे भी, तो हम लोग उस चीज़ को मान लेते हैं कंप्यूटर क्लास पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें फिजिक्स के टॉपिक कवर कर लेंगे वो. ठीक है, सो स्टे ट्यून टिल टुमारो. आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. ओके, टेक केयर, बाय बाय.